असारो मडमैन, जिन्हें होलोसा या घोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, न्यू गिनी द्वीप पर स्थित हैं और वे शांतिपूर्ण लेकिन डरावने हैं। इनका नाम मडमैन इसलिए रखा गया क्योंकि ये लोग मिट्टी के मुखौटे पहनते हैं, सिर से पैर तक कीचड़ में लिपटे रहते हैं तथा बांस की छड़ियों से अपनी अंगुलियों को लंबा करते हैं। वे धीमी गति से एकल पंक्ति में लयबद्ध ढंग से चलते हैं, जिसकी तुलना आध्यात्मिक नृत्य से की जा सकती है। संभवतः अपने शत्रुओं को डराने और युद्ध से बचने के लिए ऐसा करते हैं। कहानी यह है कि यह परंपरा तब शुरू हुई जब वे एक अन्य जनजाति के साथ युद्ध में थे और वे एक मिट्टी की नदी के नीचे छिप गए, क्योंकि जब वे बाहर आए तो दूसरी जनजाति इन मिट्टी के जीवों से डर गई और उन्होंने सोचा कि वे मृतक असारो जनजाति के सदस्य थे जो उन्हें परेशान करने के लिए वापस आ रहे थे। इसलिए वे बिना लड़े भाग गए। चूंकि ये दुश्मनों के लिए एक प्रभावी प्रतिरोधक है, इसलिए वे इस रणनीति का उपयोग करते रहे हैं। असमत जनजाति असमत इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में रहने वाली एक नरभक्षी जनजाति है और वे अपनी औपचारिक प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जहां वे अपने दुश्मनों का मस्तिष्क और मांस खाते हैं। असमत लोग अपनी खाली खोपड़ियों को तकिए या खाने के कटोरे के रूप में प्रयोग करते हैं और इस प्रकार का अभ्यास यादृच्छिक लोगों के साथ नहीं किया गया था। वे नामों की तलाश करते थे क्योंकि उनका मानना था कि किसी को खाने से खाने वाले को उसकी शक्तियां, कौशल और नाम मिल जाते हैं। इसी कारण से जनजाति के प्रत्येक सदस्य का नाम या तो किसी अन्य जनजाति सदस्य के रूप में रखा जाता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका वे शिकार करते थे और खाते थे। यही कारण है कि बच्चों को तब तक नाम नहीं दिया जाता जब तक वे अपना पहला शिकार पूरा करने लायक बड़े नहीं हो जाते। प्रथा इतिहास में आम थी, जबकि आजकल ऐसा लगता है कि यह आम प्रचलन में नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि उनका मानना है कि वे लकड़ी से आते हैं और इसी कारण से वे जंगल को पवित्र मानते हैं। वे अमेरिकी नौसेना के लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल रॉकफेलर के बेटे के लापता होने में शामिल होने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उपराष्ट्रपति और प्रसिद्ध शक्तिशाली रॉकफेलर परिवार के सदस्य। अभी भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या माइकल की हत्या जनजाति द्वारा की गई थी। हालांकि कुछ जनजाति के बुजुर्गों ने यह बात स्वीकार की है। हुआरानी जनजाति वर्ष में हुआरानी लोगों से कभी संपर्क नहीं किया गया था, इसलिए अमेरिकी सरकार से 5 इंजील ईसाइयों को उनके निवास पर भेजा गया। उन्हें खोजने के लिए वे अमेजन वर्षावन की गहराई में चले गए। जब वे उन्हें मिले तो उन्होंने उन्हें अपना धर्म समझाना शुरू किया और उन्होंने जनजाति को कुछ उपहार दिए, जिन्हें उन्होंने भय लेकिन उत्साह के साथ स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ गलतफहमियां थीं। आगंतुकों ने हुआरानी गांवों में से एक के बहुत करीब एक तंबू स्थापित किया। हो सकता है कि वे बहुत करीब हों क्योंकि हुआरानी को अत्यधिक प्रादेशिक माना जाता है। हो सकता है कि उन्होंने इन कार्यों को अपमानजनक या इससे भी बदतर धमकी के रूप में लिया हो। यही कारण है कि वे शत्रुतापूर्ण हो गए और सभी 5 आगंतुकों को भाले से मार डाला। ये सिद्धांत है कि वे वास्तव में क्षेत्रीय हैं क्योंकि उन्होंने केला मजदूरों और खोजकर्ताओं को भी मार डाला जो उनके गांवों के बहुत करीब आ गए थे। उनके बारे में एक बहुत ही रोचक तथ्य ये है कि चूंकि वे जीवित रहने के लिए बंदरों का शिकार करते हैं, इसलिए उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में सक्षम होने की आवश्यकता होती है। इसलिए उनके पैरों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो गए हैं, जैसे सपाट पैर या अतिरिक्त पंजे। उत्तरी सेंटिनली जनजाति उत्तरी सेंटिनली लोग सख्त एकांतवादी हैं और उन्हें आगंतुकों या उनका अध्ययन करने वाले लोगों से नफरत है। जब लोग उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो वे आमतौर पर शत्रुतापूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे कि 60 के दशक में जब भारत सरकार ने उनसे मित्रता करने की असफल कोशिश की थी, तब से सरकार ने 5 किलोमीटर के बफर जोन के साथ द्वीप को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके बावजूद कुछ लोग दुर्भाग्यवश बहुत करीब चले गए, जैसे कि 2 भारतीय मछुआरे जो केंकड़े पकड़ रहे थे और द्वीप के पास लंगर डाल दिया तथा कुछ ही देर बाद सो गए। जब वे सो रहे थे तो लंगर की रस्सी टूट गई और नाव द्वीप की ओर चली गई। उनके पास खड़ी एक नाव ने उन्हें ये बताने की कोशिश की कि वे अवैध जल क्षेत्र में पहुंच गए हैं, लेकिन वे बहुत नशे में थे और सोते रहे। जब वे तटरेखा पर पहुंचे तो उन्हें कुल्हाड़ी से काटकर मार दिया गया और उनके शवों को बांस की लकड़ियों पर रख दिया गया। समुद्र की ओर मुंह करके आने वाले घुसपैठियों को उनके भाग्य के बारे में चेतावनी दी गई थी। लेकिन चौथे प्रयास में ही उसकी मौत हो गई। रेत जनजाति बुशमैन के नाम से भी जाने जाने वाले ये लोग दुनिया के सबसे पुराने जातीय समूहों में से एक हैं जो आज भी अस्तित्व में हैं। ये प्रारंभिक पाषाण युग के पूर्वजों के वंशज हैं जो दक्षिण अफ्रीका के पहले निवासी और 20,000 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। वे अपने शिकार कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं और वे खानाबदोश हैं जो गुफाओं और पहाड़ों में रहते हैं। वे सांपों, छोटे भरिंगों के लावा और पौधों से प्राप्त विषयुक्त तीरों से शिकार करते हैं, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि यह जहर मनुष्यों पर भी असर करता है, इसलिए वे हमेशा उस स्थान से मांस हटा देते हैं जहां तीर लगा था। वे खगन नामक एक देवता में विश्वास करते हैं जो कई रूप धारण कर सकता है, जिसमें प्रार्थना करने वाला मेंटिस, सांप और गिद्ध शामिल हैं। वे चंद्रमा की पूजा भी करते हैं और प्रसाद एवं बलिदान के माध्यम से अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। दुर्भाग्यवश यूरोपीय लोगों के साथ युद्धों और बंटू लोगों के विस्तार के कारण उनकी जनसंख्या में काफी कमी आ गई है। जुलू की तरह भले ही वे सम्माननीय योद्धाओं के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया बल्कि मृत्यु तक लड़ते रहे। कोरोवाई जनजाति यह इंडोनेशिया के वर्षावनों के बहुत अंदर रहती है और यह आधुनिक सभ्यता से पूरी तरह से अलग है। दुर्भाग्य से मलेरिया, तपेदिक और गंभीर अनीमिया जैसी जंगल संबंधी बीमारियों के कारण उनकी मृत्यु दर बहुत अधिक है और इसी कारण से उनमें से अधिकांश 50 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहते। इन बीमारियों के बारे में न जानते हुए वे इन मौतों का दोष काकुआ नामक दुष्ट राक्षस पर डालते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह राक्षस अपने प्रियजनों का रूप धारण कर उन्हें मार डालता है और खा जाता है। इस कारण जिस किसी पर भी काकुआ का साया होने का संदेह होता है उसे पकड़ लिया जाता है, मार दिया जाता है और खा लिया जाता है। जब एक जनजाति का सदस्य मृत्यु के कगार पर था, अन्य सदस्य उससे पूछते थे कि वह उस व्यक्ति का नाम बताए जिसके बारे में उसे संदेह है कि वह उसकी मौत का
कारण है। और जब किसी का नाम बोला जाता था तो उस पुरुष या महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था मानो उस पर काकुआ का साया हो। हाल ही में नरभक्षण की घटनाओं में काफी कमी आई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जनजाति के कुछ सदस्यों को अभी भी हर साल खा लिया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। अकुन्सु जनजाति ब्राजील से उत्पन्न इस जनजाति के केवल 4 लोग ही अभी जीवित हैं और वे विलुप्त हो सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्राजील के पशुपालकों ने 80 के दशक में उन पर नरसंहार किया गया था, क्योंकि उन्हें लगा कि यदि आधिकारिक माध्यम से संपर्क किया गया तो सरकार जंगल को एक स्वदेशी रिजर्व बना देगी और इसे लकड़हारों और पशुपालकों के लिए बंद कर देगी। 1990 के दशक में सरकार ने उनसे आधिकारिक संपर्क किया तो पता चला कि उनमें से केवल 7 ही जीवित बचे हैं, लेकिन तब से सबसे बुजुर्ग सदस्य और जनजाति के जादूगर दोनों की मृत्यु हो गई और 2000 में एक पेड़ उनके घरों में से एक पर गिर गया और सबसे छोटी लड़की की मृत्यु हो गई, इसलिए केवल 4 ही बचे। पिंटूपी 9 ऑस्ट्रेलिया में मैके झील के पास खानाबदोश जीवन शैली जीने वाले 9 लोगों का एक समूह है। अपने क्षेत्र के कारण उन्हें बिना पानी के लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं, इसलिए वे छिपकलियों का खून पीकर अपना पेट भरते हैं। पिंटूपी लोगों को पास की एक बस्ती में स्थानांतरित कर दिया गया, केवल 9 लोगों के एक परिवार को छोड़कर, जो अंग्रेजों के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क रखने से बचते थे। जिससे निश्चित रूप से उनकी खोज में देरी हुई। 1976 में स्थानांतरित पिंटूपी लोग अपनी भूमि पर वापस जाने में सक्षम हो गए और वे अभी भी इस बारे में सोच रहे थे कि उस एक परिवार का क्या हुआ जो पीछे छूट गया था। नेता वारलिम्पिरंग शिकार पर गया था जब उसने पास में एक शिविर से धुआं उठते देखा, और जब वह करीब गया तो उसने पहली बार अन्य मनुष्यों को देखा। वह डर के कारण झाड़ियों में छिपा हुआ था, लेकिन गलती से उसने खांसी की और शिविर में मौजूद लोगों ने हवा में गोली चला दी और भाग गए। जब ये दोनों कैंपर पिंटूपी बस्ती में वापस आए तो वे सब समझ गए कि वे खोए हुए पिंटूपी परिवार के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने खोजना शुरू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप अंततः पिंटूपी 9 अपने सभ्य भाइयों में शामिल हो गए, हालांकि उनमें से एक वापस चला गया। यही जनजाति प्रत्येक मूल अमेरिकी नए अमेरिकियों के संपर्क में आया, सिवाय इशी के, जो कैलिफोर्निया में एक छोटी सी जनजाति में रहता था। एक 50 वर्षीय व्यक्ति था। वह अपने कबीले का अंतिम जीवित व्यक्ति था, क्योंकि उसके अंतिम साथी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी तथा कबीले के अन्य सभी सदस्य बीमारियों और दुर्घटनाओं के कारण मारे गए थे। वह भूख से व्याकुल और भटका हुआ था, कैलिफोर्निया के पहाड़ों में भटक रहा था, जब तक कि उसे कैलिफोर्निया के ओरोविले के पास नहीं देखा गया। वह अंग्रेजी नहीं बोलता था और अमेरिकी संस्कृति से परिचित नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और अस्पताल ले जाकर उसकी देखभाल की। इशी ने अपनी अविश्वसनीय तीरंदाजी और लकड़ी की कला के कौशल को सिखाना शुरू किया, लेकिन 56 वर्ष की आयु में तपेदिक से उनकी मृत्यु हो गई। यदि आप इस वीडियो पर चर्चा करना चाहते हैं या अगले वीडियो के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मेरे डिस्कॉर्ड से जुड़े लिंक विवरण में है।